एक वक्त था जब इस पृथ्वी पे रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीनों चीज़ों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाता था। ये तीन चीज़ें इंसान की मूलभूत ज़रूरतें थी। इसके लिए इंसान ने अथक प्रयास किया और उसके बाद आज की हालत ये है कि हमारे पास बहुत रोटी है, यहाँ तक कि अनाज जो है गोदामों में सड़ रहा है। दूसरी तरफ बहुत कपड़ा है, तीसरी तरफ मकान बहुत हैं, बहुत से मकान खाली पड़े हैं। लेकिन साथ साथ थोड़ी अफसोस की बात यह है कि इतना कपड़ा होते हुए कुछ लोग बिना कपड़े के हैं, इतना भोजन होते हुए कुछ लोग बिना भोजन के हैं, इतने मकान होते हुए कुछ लोगों के पास मकान नहीं। इसका रीजन वस्तुओं का अभाव नहीं है, इसका रीजन है मनुष्य का चिंतन का तरीका। इन तीनों चीजों से लड़ते लड़ते इंसान बहुत शुष्क हो गया। शुष्कता का फिर एक कारण यह है कि कहीं ना कहीं इंसान ने मन में जीना शुरू किया। तो आज की जो समस्याएं हैं वो आर्थिक नहीं हैं। आज की समस्याएं जो हैं वो इंसान की सोच से संबंधित, उसके इमोशन से संबंधित, उसकी जरूरतों से संबंधित है। यहां तक कि कहना चाहिए कि हर इंसान के पास मूलभूत आवश्यकता की लगभग सभी चीजें हैं, लेकिन कुछ चीजें जिसको आज का दौर सबसे ज्यादा मिस करता है, आज के युवा, आज के बुजुर्ग, आज के स्त्रियां, वो है माई लाइफ माई रूल्स। कि मेरी जिंदगी में अपने हिसाब से नहीं जी पा रहा, मेरी जिंदगी मैं अपने तरीके से नहीं चला पा रहा। और ये सब इसलिए हुआ है कि हमने उन तीन चीजों की तैयारी करके उन तीन चीजों को पूर्ति तो कर लिया, लेकिन आगे के तल के लिए हम अपने को तैयार नहीं कर पाए। आज भी माँ बाप अपने बच्चे को प्राथमिक शिक्षा देते हैं कि कल को तुम्हारे पास पैसा कैसे हो। आज भी हम जवान लोग जो हैं वो मकान बनाने की तैयारी में लगे रहते हैं, बस और अच्छा और अच्छा और अच्छा। इन सब चीजों ने मनुष्य को उलझा के रख दिया। तो मेरा मानना यह है कि यदि हम लोग इसी तरीके से भौतिक होके चलते रहे जैसा कि जगत चल रहा है, तो हम सब आज की तारीख में जिन चीजों के शिकार बनने लगे हैं, वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो किसी भी तरीके के लड़ाई झगड़े और उपद्रव हो, तो ये सब चीजें कहां ले जाती हैं इसको हम खुद ही देख रहे हैं। समस्याओं की जिस प्रकार चेन होती है उसी प्रकार उसको तोड़ने का भी एक तरीका होता है। मैंने हमेशा देखा कि दो तरीके के लोग आज तक इस पृथ्वी पे संगठित होते रहे, या तो धार्मिक या सामाजिक। धार्मिक लोगों के संगठन ने एक उपद्रव खड़ा किया। बने थे धर्म के लिए धार्मिक होना, कि हम धर्म की ऊंचाइयों को उपलब्ध होंगे इसलिए धार्मिक संगठन हो जाता है। लेकिन उपद्रव ये खड़ा हुआ कि जिस गुरु के संरक्षण में वो धार्मिक संगठन बना था, उस गुरु की महिमा मंडन में ही हमने सारा वक्त निकाल दिया, स्वयं की उन्नति कहीं कर नहीं पाए। उसका भी एक कारण है, वो ये कि हम सब भीड़ को देख के चलने के आदी। जहां भीड़ इकट्ठी होती है वहां पे हम सब जो है भीड़ का अनुसरण करने लगते हैं। जब सभी लोग गुरु का महिमा मंडन कर रहे हों, तो यदि एक आदमी अपनी बात कहने लगे जिसमें कहीं गुरु की आस्था हिलती है, तो ऐसे में बाकी सब उसका विरोध करने लग जाते। तो इसलिए धार्मिक लोगों का संगठन हर मायने में फेल होता चला गया। दूसरी ओर सामाजिक लोगों के संगठन बनते हैं। सामाजिक लोगों के संगठन सदैव ही इस तरीके के होते हैं जैसे केजरीवाल का। जैसे कुछ समय पहले
जो है और तरीके के संगठन बने। बीजेपी भी एक संगठन के रूप में आई थी। तो ये सारे संगठन खड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पे लोगों के पास जो है वो इतनी समझ नहीं होती कि उस संगठन को एक सही प्रारूप दे पाए। तो इसलिए वो संगठन जो है एक दमन की व्यवस्था बन जाता है। उसमें कोई एक आध जो है वो टॉप पे बैठ जाता है, और जैसे ही वो टॉप पे बैठता है उसके अंदर के रोग निकलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो भी रोगों से मुक्त नहीं हुआ। वो नैतिकता को दिखा दिखा के जो है वो पदवी पे पहुंच गया, लेकिन जैसे ताकत आती है नैतिकता खंडित होने लगती। तो इसलिए मेरा मानना है कि इस जगत को वास्तव में एक सही रंग देने के लिए एक मूलभूत जरूरतों को समझते हुए एक नए प्रकार के आयाम की जरूरत है। संगठनों पे जब मैंने गौर किया तो मैंने पाया कि विचारधारा भी एक संगठन होता है, लेकिन विचारधारा जो है, जैसे हिप्पियों की विचारधारा थी, हिप्पियों की विचारधारा ने इस जगत में बहुत बड़ी क्रांति की। मेरा अपना मानना है कि अगर हिप्पियों के आंदोलन को एक सही आध्यात्मिक रंग दिया जा सकता और हिप्पियों का आंदोलन एलएसडी नशे पे उपलब्ध मतलब नहीं होता, तो निश्चित ही इस जगत को एक बहुत ऊंचाइयां मिलती। लेकिन हिप्पियों का आंदोलन क्योंकि नशे पे आधारित था, वो सारा नशे के कारण ही समाप्त हो गया। उसके बाद सबसे बड़ा एक और अवसर आया जब आचार्य रजनीश ने इस जगत के सामने अपनी विचारधारा को रखा। लेकिन उसका जो आरंभ था, जो उनकी पहली देशना थी, जहां से उन्होंने शुरुआत की थी अपनी देशना को कहने का, वो था एक पुस्तक है उनकी, अनंत की पुकार। उस प्रवचन को अगर आप सुने या पढ़ें तो आप पाएंगे कि उसमें वो एक अलग आयाम की बात कर रहे हैं, जैसा आज नजर नहीं आता उनके सन्यासियों के बीच। ना ही उनके कम्यून में वैसा नजर आता है, ना ही उनके सन्यासियों के बीच। तो वो जिस आयाम की बात कर रहे थे उसके तहत उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि धार्मिक लोगों का सामाजिक संगठन होना चाहिए। धार्मिक लोगों का सामाजिक संगठन। तो जब उन्होंने ये बात कही थी तो लोगों को समझ में नहीं आया कि ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही एक कमरे में बैठ के 10-20 लोगों के बीच ये बात की आरंभ हुआ था। लेकिन वो 10-20 साहसी लोग उठ खड़े हुए और उन्होंने उनकी देशना पे चली। लेकिन आरंभ बहुत अच्छा था, अंत फिर वही हो गया कि वो केवल ओशो के नजरिए से देखा जाए तो धार्मिक संगठन होकर रह गया। उन्होंने पूरा जोर धर्म पे ही दे दिया। समाज पे वो बोले, लेकिन समाज के लिए उन्होंने किया कुछ नहीं। समाज पे उन्होंने ये तो कहा कि ऐसा समाज होना चाहिए, लेकिन वैसी शिक्षा के लिए प्रयास नहीं किए गए। तो मेरा मानना है कि उनके अपने कारण रहे। उन्होंने बहुत तरीके की बातें जगत को देने की कोशिश की। तो उन्होंने ये भी कहा था कि मेरे सन्यासी इस प्रयोग को जारी रखेंगे, अपनी बात कहेंगे। तो ओशो की 3 देशनाएं और उनमें एक तार बहुत महत्वपूर्ण है, उसको समझना चलेगा। 3 देशनाएं मोतियों की तरह हैं और एक उसमें उनका जो सबसे मूलभूत, जिसको मैं तार कह रहा हूं, सबसे पहले उसी की बात कर देता हूं, वो है ध्यान। ध्यान बहुत अच्छी व्यवस्था है क्योंकि हमें अंदर से जोड़ता है, लेकिन उसके 3 आयाम हैं जिसके बगैर कभी भी ध्यान आपके जीवन में वो आनंद नहीं ला सकता जिसकी बात रजनीश ने कही थी। ध्यान भी वो आनंद नहीं ला सकता जिसकी बात रजनीश ने कही थी। 3 आयामों को अगर आपने पिरोया नहीं तो। पहला आयाम है आध्यात्मिक लोगों का सामाजिक संगठन। दूसरा आयाम है आपका कम्यून,
और तीसरा आयाम इसी पे चल के पूरा होता है, वो है जोरबा द बुद्धा। जब उन्होंने जोरबा द बुद्धा की बात कही तो सच कहें, मैं जोरबा द बुद्धा से व्यक्तिगत रूप से राजी नहीं हूं। मैंने इसका बहुत विरोध किया है, और कोई भी इंसान जो ध्यान के गहरे अनुभवों से गुजरेगा वो जानेगा कि जोरबा द बुद्धा से राजी नहीं हुआ जा सकता। घर में रहते हुए वैसी साधनाएं नहीं हो पाती, वैसा सच्चा जीवन नहीं हो पाता, क्योंकि घर उसको सपोर्ट नहीं करता। लेकिन घर क्यों नहीं सपोर्ट करता, इस पे चिंतन लोग नहीं करते। घर इसलिए सपोर्ट नहीं करता कि इंसान जो है वो सामाजिक प्राणी है। वो पहले जिस समाज से जुड़ा हुआ है उसकी विचारधारा उस पर बहुत चढ़ी हुई है। वो विचारधारा इतनी हावी है कि जब मेरे घर में एक आदमी जो कल तक बिजनेस में लिप्त था, नौकरी के माध्यम से पैसा कमाने की बेचैनियां दिखाता था, उसके लिए आपाधापी करता था, जोरबा द बुद्धा की बात करने लग जाता है, ध्यान करने लग जाता है, तो ऐसे में यकीन नहीं होता कि ये बदल रहा है। क्योंकि सामाजिक सोच इसके लिए राजी नहीं है कि कल जो इंसान बुरा था वो आज अच्छा हो सकता है। सामाजिक सोच तो कहती है जो पहले बुरा था वो बुरा ही रहेगा। तो इसलिए जोरबा द बुद्धा जो है वो सक्सेस नहीं हो पाया। ओशो के स्वयं के जीवन में सक्सेस था, क्योंकि उनका स्वयं का परिवार लगभग कम्युनिटी टाइप का परिवार था, कम्यून टाइप का। कम्यून का अर्थ होता है जहां लोग संगठित होके एक दूसरे के लिए समर्पित होकर जीते हों, एक दूसरे के आत्मा को खिलने में सहयोगी होने के लिए। ये कम्यून का अर्थ होता है। और उनका परिवार एक कम्यून की तरह था, जहां 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा सुबह 3 बजे उठ के नदी में नहाने चला जाता है और कोई रुकावट नहीं। ये कम्यून का लक्षण है। एक उनकी नानी जो उनको वैश्या के पास जाने के लिए धन दे सकती हैं, ये कम्यून का लक्षण है। कम्यून का ही लक्षण है कि सच बोलो, और भले ही पंडित की चुटिया काटने का सच बोलो, और 5 रुपए तुमको दिए जाएं। यह कम्यून का ही लक्षण है जहां एक पिता अपने बच्चे को उसकी जिज्ञासाओं के कारण सिगरेट ला के दे सकता है। तो पहला जोरबा द बुद्धा तब पूरा हो सकता है जब तुम्हें कम्यून जैसे अनुभव मिले, कम्यून की तरह तुम्हारा पालन पोषण। लेकिन फिर कम्यून की भी अपनी दिक्कतें। कम्यून कैसे हो जाएगा? कम्यून का अर्थ होता है जहां पे हमारी आर्थिक जरूरतें भी पूरी होती हों और हमारी आध्यात्मिक बातें भी समझी जाती हैं। यहां तो 2 जोड़ है ना, तो कम्यून कहां से आएगा? कम्यून पैदा कहां से होगा? क्योंकि अगर हम 100, 500, 1000 लोगों का कम्यून कहना चाहते हो, तो ऐसा कम्यून चाहने के लिए हमें 1 लाख की भीड़ भी तो चाहिए। लेकिन ये 1 लाख की भीड़ यदि धर्म के नाम पे इकट्ठी की जाएगी, तो आप धार्मिक लोगों को तो जानते हैं, ये धर्म की बातें तो कर सकते हैं, लेकिन किसी को ग्रो अप होने में सहयोग नहीं कर सकते। जिंदा रहने के लिए भीख दे सकते हैं। मैंने भी देखा है जीवन में, मेरा शरीर तकलीफ में हो इसके लिए लोग धन देने को तैयार हैं, लेकिन मैं आत्मिक रूप से क्या चाहता हूं, अगर इसकी मैं बात करना चाहूं तो उसको खिलने में सहयोग देने को तैयार नहीं। ये है धार्मिक लोगों के लक्षण। फिर सामाजिक लोगों के लक्षण है। अगर सामाजिक संगठन बन जाता है, सामाजिक संगठन तो और बुरा है। वो कहता भैया सब अपना अपना काम करो, अपने अपने तरीके से चलो, है ना। और वहां तो एक नोचने की व्यवस्था है पूरी पूरी। वहां तो आध्यात्मिक सोच भी नहीं है। तो इसलिए सामाजिक और आध्यात्मिक अलग अलग दृष्टिकोण से दोनों ही संगठन फेल हैं। इसलिए जब तक आध्यात्मिक लोगों का सामाजिक संगठन नहीं बनता और ऐसे लोगों की भीड़ नहीं खड़ी होती जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण के साथ सामाजिक दृष्टिकोण से भी रिच हों। जैसे लोग यहां पे बात कहेंगे कि अध्यात्म तो है व्यक्तिगत अनुभव, निजता, इसमें संगठन की क्या जरूरत है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आध्यात्मिक लोग इसलिए संगठन बनाएं कि एक दूसरे की निजता में प्रवेश करें। मैं ये कह रहा हूं जो अपनी निजता में प्रवेश कर गए हैं ऐसे लोग संगठित होके समाज के लिए कुछ करने को आगे आए।
तो इन अर्थों में आध्यात्मिक लोगों का सामाजिक संगठन जब तक नहीं होता, तब तक हम ऐसे लोगों को निकाल के नहीं ला सकते जो कि कम्यून में रहने के योग्य हो। और जब तक हम कम्युनिटी में रहना आरंभ नहीं कर सकते, हम जोरवादा बुद्धा को उपलब्ध नहीं हो सकते। ओशो की तीनों देशनाएं जब तक पिरोई नहीं जा सकती, तब तक कोई संभावना नहीं है कि ओशो की देशना पे एक स्वर्णिम भविष्य का निर्माण किया जा सके। अभी तक नहीं हो गया। ना ओशो कम्युन इस ओर अग्रसर है, ना ओशो धारा इस ओर अग्रसर है, ना किसी प्रकार के कोई इस ओर अग्रसर है। सब अपनी अपने दुकान चलाने में बिल्कुल व्यस्त हैं, पूरे तरीके से। मैं ये चाहता हूं, मेरी अपनी ये सोच है और बहुत समय से सोच है। जब मैंने ओशो का ये पढ़ा भी नहीं था, अनंत की पुकार, मेरी उससे पहले की ऐसी संगठन की सोच रही। लेकिन ओशो की देशना जब ऐसी मैंने देखी, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं ओशो का ही विचार है जो मुझे सपोर्ट करता है इस दिशा में। मैं इसको वो नहीं कहूंगा कि ओशो की चेतना मुझे आके ऐसा समझा रही है। ये फिलोसफिकल बातें मुझे नहीं अच्छी लगती, लेकिन सभी से आने एक बात, अगर आंख खोल के देखोगे तो तुम सब पाओगे कि समस्या कहां है और उसका समाधान कहां है। तो इसलिए अब वक्त आ गया है कि ऐसे आध्यात्मिक लोगों का संगठन हो जो सामाजिक दिशा में भी कार्य कर सके। ये विरोधी संगठन नहीं होगा, ये किसी मामले का विरोध करने वाला संगठन नहीं है। ये संगठन ऐसा नहीं होगा जो नारे लगाएगा। ये संगठन थोड़ा सा आनंद की दिशा में काम करने वाला संगठन होगा, जो लोगों के बीच अपने आनंद को दिखाए। मैंने इसको प्रयोग के रूप में अपने यहां देखा। मैं एक छोटा सा ये अपना कम्यून खड़ा कर पाया अपने तरीके से, जहां मैं अपनी पेट के लिए भी लड़ता हूं, जहां मैं बच्चों की व्यवस्था के लिए भी लड़ता हूं, जहां मैं सब तरीके के प्रयास करता हूं आनंद के लिए। और उसके बाद यहां एक आनंद है। तो जब भी कभी ऐसा होता है कि समाज के लोग यहां आते हैं, तो उनके दिल की एक पुलक उठती है कि हम सब ऐसे क्यों नहीं रह सकते, हमारे अपने घरों में ऐसे क्यों नहीं रह सकते। लेकिन नहीं, वो इसलिए नहीं रह सकते क्योंकि उनके पास ये एग्जाम्पल नहीं। कोई परिवार का एक सदस्य देख जाता है अगर इस व्यवस्था को आके, तो वो अपने घर को ऐसा बना पाए, इसके लिए समझ नहीं है, और उसका पूरा घर इस व्यवस्था को समझ पाए, इसके लिए उन्होंने देखा नहीं। तो जरूरत इस बात की है कि पहले तो कुछ लोग निकले, 100-200 की संख्या इकट्ठी हो, और मैं इसके लिए कहूंगा कि 100 के पर्याप्त है, 100 से काम किया जा सकता है। तो 100 लोगों के संगठन से एक ऐसा रूप दिया जा सकता है कि 100 लोग ना किसी जाति को दर्शाते हो, ना किसी धर्म को, ना किसी देशना को, किसी भी तरीके की नहीं, सिर्फ मनुष्य होना ही अपने आप में पूरा है। सिर्फ उस मनुष्यता को दिखाते हुए पब्लिक के बीच अपने आप को प्रेजेंट करें। एक खिलखिलाते चेहरे हों, हंसते मुस्कुराते चेहरे, वो पब्लिक के बीच उतरे। सिर्फ प्रेमपूर्ण प्रणाम हो, गले लगाना हो। अगर इस तरीके का एक आंदोलन छेड़ा जाए इस जगत में, तो निश्चित ही ये बहुत जल्दी इस जगत पे लागू किया जा सकता है। ये पूरी देशना जो है मिलके इस जगत को स्वर्ग बना सकती है। हमें फिर कहीं मर के स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं। हम जीवित भी स्वर्ग में रह सकते हैं और मरने के बाद भी स्वर्गवासी हो सकते हैं। तो ये एक मेरा मानना है। इसके लिए मेरा अपना कुछ चीजों पे काम करने का इरादा है। इस संगठन के प्रारूप को अगर आप समझ लें, तो उसके बाद मैं आपको निमंत्रण दे सकता हूं कि आए और इस संगठन का आरंभ किया जाए। इस संगठन का प्रारूप कुछ ऐसा होगा कि 3 लेवल्स पे अगर ये काम करे तो पूरी सफलता हाथ लगती। 3 मूलाधार बातें हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जीवन में मनुष्य को जो सबसे बड़ा पीड़ा है, वो है जो उसको दुख होते हैं समय समय पर। वो दुख भावात्मक होते हैं,
शारीरिक होते हैं, कई तरीके के दुख होते हैं। लेकिन जो उसको दुख होते हैं उसमें दुखों का इतना कारण नहीं है जितना कि उसका चिंतन का कारण है। चिंतन की शैली उसकी जो है वो दुखवादी हो गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक दिन आज जैसे सुबह सुबह पानी गिरा, आज संडे है, आज पानी गिरा और लोग जो हैं पकौड़ी बनवा के खा के मजे लेंगे और कहेंगे वाह मजा आ गया, आज मौसम भी साथ दे रहा था, पकौड़ी ने भी साथ दिया, चाय भी मिली, पत्नी भी खुश, घर में बैठे हैं, टीवी देखेंगे, नेट यूज करेंगे। तो ये आनंद का कारण बना आज पानी गिरना। लेकिन अभी कल पानी गिर जाए, कल मंडे है, जॉब पे जाना है, दुकान खोलनी है, तरह तरह की बातें हैं। पकौड़ी तो तब भी बन सकती थी, आनंद कल भी हो सकता था, लेकिन कल आनंद इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि मंडे की सोच इसमें बीच में आ गई। तो इस प्रकार मनुष्य जो है परिस्थितियों को अपने तरीके से देखने के कारण दुख निर्मित कर लेता है। इसका एक बहुत सरल उपाय है इसे निजात पाने का। पश्चिम में इस पे चिंतन शुरू हो गया। वो कहते हैं कि धीरे धीरे हमें पूरे समाज का ढांचा स्पॉन्टेनियसली तैयार करना है जो क्षणभंगुर हो, क्षण में जीने का आदी हो। तो इसलिए जैसे हमारे यहाँ रेस्टोरेंट्स होते हैं, इन रेस्टोरेंट्स में हम जाते हैं तो एक दरबान खड़ा होता है, वो सल्यूट मारता है, अंदर जाते हैं, एक मेन्यू आता है, मेन्यू में जो हम ऑर्डर देते हैं वो आता है, फिर हम खाते हैं, फिर बिल देते हैं, चले जाते हैं। लेकिन वहां उन्होंने कहा कि एक रेस्टोरेंट अलग तैयार करते हैं। वो जो दरबान है वो पता नहीं क्या कर बैठे, किसी दिन आप पहुंचे वो नाचने लग जाए, लेकिन आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। किसी दिन आप पहुंचे और वो कूदने चिल्लाने लग जाए, किसी दिन आप पहुंचे और दरवाजा खोले ना, किसी दिन आप पहुंचे और दरवाजा जोर से खोल दे। तो उन सब चीजों के लिए हमें तैयार करना पड़ेगा। फिर आप अंदर जाते हैं, मेन्यू हो सकता है आधे घंटे तक लाया ना जाए, हो सकता है मेन्यू पहले से रखा हुआ, हो सकता है मेन्यू पटक के दिया जाए, हो सकता है मेन्यू देने वाला वेटर नाचे, हो सकता है मेन्यू देने वाला वेटर कहे कि हम देते ही नहीं, आपको जो करना है कर लो। वो अजीब तरीके की बातें करेगा, लेकिन उन सब से हमें मैत्री बैठानी। फिर आप उसे खाने का ऑर्डर देते हो, खाने का ऑर्डर आपने डोसा दिया, आ रहा है चाउमीन। चाउमीन होना चाहिए तो 100 रुपए का लिए जा रहे हैं 200, किसी दिन फ्री में भी दे दिया जा रहा है, किसी दिन चाउमीन की जगह और बढ़िया डिश आ जाती है, किसी दिन हो सकता है वेटर संग में बैठ के खाने लगता है। तो ये जो स्पॉन्टेनियसली एक वो शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे ही रेस्टोरेंट, ऐसे ही शॉपिंग मॉल्स, ऐसे ही सब व्यवस्थाएं, धीरे धीरे वो कहते हैं कि मनुष्य को हम स्पॉन्टेनियस बना देंगे। ये जो बात उनकी आई है यही इस संगठन की होनी चाहिए। तो इसको 3 अर्थों में हम काम करें। जो भी हमारे बच्चे हों, जो भी हमारे घर में हों, जो भी हम खुद हों, वो एक जिस माहौल में रहें उस माहौल में उन्हें स्पॉन्टेनियसली जीने की कला सिखाई जाए। अब कैंप्स होने चाहिए स्पॉन्टेनियस जीने वाले। 1 हफ्ते का कैंप हो सकता है स्पॉन्टेनियसली जीने का, जहां पे सभी लोगों को एक तरीके की फ्रीडम होगी और एक तरीके का उनका शिक्षण चलेगा। तो स्पॉन्टेनियस जीने की अगर कला हमारे अंदर आ जाए तो इसके समाज में बड़े लाभ हैं। किसी की बहन भाग गई, अब उसकी बेइज्जती नहीं होगी, वो स्पॉन्टेनियसली उसको स्वीकार कर सकता है। हम ऐसी सोच भी डेवलप करें, बाहर का माहौल ही नहीं, पूरा सब सोच डेवलप करें, अंदर की सोच भी डेवलप करें। ये नहीं है कि ध्यान हो रहा है और एक आदमी के लिए एसी बंद हो गया, उसका ध्यान टूट जाता है, तो पसीने में भी ध्यान किया जा सके, इसके लिए खोज करें। तो ऐसे में हम एक लंबी तैयारी करने के बाद ऐसा हो सकता है कि दुखों के जो छोटे छोटे कारण हैं, जिनसे हिंसाएं पैदा होती हैं, जिनसे विषाद जन्मता है, वो हम समाप्त कर सकते हैं। इससे हमारे जीवन में एक हल्कापन आता है, और जिस इंसान के जीवन में हल्कापन आता है
वो दूसरों के लिए जीने का साहस कर सकता है। फिर इसी के साथ साथ इसका दूसरा चरण है, वो होना चाहिए सामाजिक। सामाजिक चरण ये कहता है कि हम सब जिस जगह जीते हैं वहां, अगर लाओ त्से कहता था कि अगर कोई चोरी करता है तो चोर ही जिम्मेदार नहीं है, वो साहूकार भी जिम्मेदार है जिसने धन जमा कर रखा है। तो हम अपने समाज में ऐसी व्यवस्था ना होने दें जिससे चोरी को बढ़ावा मिले। अगर कोई व्यक्ति ऐसी जगह पहुंच गया है जहां उसके पास आर्थिक सहयोग की जरूरत है, तो संगठन पूरा मिलकर उसे आर्थिक सहयोग करे ग्रो अप के लिए। आज हम ऐसे दोस्त तो जानते हैं जो हमारे साथ बैठ के शाम को 2000 रुपए दारू में खर्च कर सकते हैं, लेकिन उन्हीं से अगर 2000 रुपए तुम मांगो कि हमें दुकान में सामान लाना, तो नहीं देंगे। तो ये नहीं चलेगा। संगठन जो होना चाहिए वो पूरे तरीके से एक दूसरे का ख्याल रखने का काम करेगा, पूरे तरीके से। उसमें ये भी संभव है कि ये 100 लोग जो पहले इकट्ठे किए जाएं, उन 100 लोगों की ऐसी सामर्थ्य होनी चाहिए कि सब लोग जब एक फैसला हो तो 15-15, 20-20 लाख रुपए या जो भी 10, 15, 20 जो भी चुनाव हो, उतना रुपया इकट्ठा करें। उतना रुपया इकट्ठा करके हर आदमी इकट्ठा करे। अगर कोई ज्यादा कर सकता है तो वो ज्यादा कर दे, इससे थोड़ा बहुत किसी का कम होगा तो वो भी चल जाएगा, क्योंकि हम सब मित्र हैं। तो उसके बीच एक पूरा एक सोसाइटी बनाई जा सकती है, एक पूरी सोसाइटी बनाई जा सकती है जहां सब मिलकर रहे, जहां के सारे परिवार संग में रहे। कोई अगर पढ़ाना अच्छा जानता है तो लोगों के बच्चों को पढ़ाएगा। कोई डॉक्टर अच्छा है तो वो डॉक्टर सब लोगों को फ्री में देख सकता है। कोई अगर इंजीनियर है तो बाकी लोगों को सपोर्ट कर सकता है। इसी तरीके से अगर सारी महिलाएं हैं इकट्ठी परेशान होती हैं अलग अलग सब जगह, तो अगर इकट्ठा एक किचन बनाया जा सकता है जहां 2 कुक रखे जा सकते हैं। वो कुक सारा खाना बनाए और शाम को सभी महिलाएं शांत रहें। महिलाएं शाम को भोजन नहीं बनाएंगी, उन पर तनाव नहीं होगा, तो अपने पतियों के साथ प्रणय संबंध अच्छे बना सकते हैं। ये सारी चीजें जो हैं वो जीवन में आनंद भरती हैं। साथ साथ हम सभी बच्चों को, स्त्रियों को, उनके पूरे माहौल को इस तरीके से डेवलप कर सकते हैं कि उनमें ये भी हो कि किसी दिन किसी के अंदर गौतम बुद्ध की तरह घर छोड़ के जंगल जाने का भाव उठे तो हम स्वीकार कर सकते हैं। आज तक ऐसा तो हमने किया कि इस जगत में हमने गौतम बुद्ध की बहुत प्रतिमाएं बनाई। जितना गौतम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं और प्रतिमाएं बनाने वाले, उतने और किसी के नहीं। लेकिन आज तक हम ऐसा माहौल नहीं तैयार कर सके कि यदि कोई गौतम बुद्ध अपने घर से जंगल की ओर जाना चाहता हो तो घर वाले नाच गा के उसे विदा करें। मैं चाहता हूं कि हमारे कम्यून में लोग नाच गा के उसको जो है विदा करें, जंगल जाने के लिए भी। इवन कि अगर वो एक सतारा विधि होती है जैनियों की, अगर वो भी अपनाना चाहता हो तो हम लोग उसका स्वागत करें। मरने तक के लिए हम उसके लिए तैयार रहें, घुट-घुट के जीने देने के लिए नहीं। आध्यात्मिक सारी व्यवस्थाओं का हमारे पास जो है, जितने भी आयाम है अध्यात्म के, सबके लिए तैयारी होनी चाहिए। तो पहला तो शिक्षण है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक का स्पॉन्टेनियस जीने का शिक्षण हर महीने में, हर रोज में धीरे धीरे ढाला जाए। पहले कैंप्स हों, फिर उसके बाद वो 10 दिन के हों, फिर वो 20 दिन बढ़े, फिर महीने भर, ऐसे करके पूरी जिंदगी को कैसे स्पॉन्टेनियस बनाया जा सके। फिर दूसरे तल पे हम सब एक दूसरे को सहयोग कर सकें, आर्थिक, सामाजिक। किसी की बेटी भाग गई तो अब पहली बात तो यह है मानसिक पीड़ा नहीं है। दूसरी बात है हम सब लोग सेलिब्रेट करें कि चलो उसने अपने तरीके से अपना वर चुन लिया। लेकिन अभी हम हालत यह है कि हम जिस समाज में रहते हैं वहां अगर किसी की लड़की भाग जाती है तो उसके घर के जो और लोग होते हैं वो दुख जताने आ जाते हैं। 100 लोग दुख जताने आते हैं तो इतना बड़ा दुख हो जाता है कि वो 100 लोगों का दुख लगने लगता है। इसी के कारण क्रोध ज्यादा आता है, वही क्रोध हत्या का कारण बनता है। तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि वो 100 लोगों का परिवार वहां जाके सेलिब्रेट करे कि आज आपकी लड़की भाग गई, हम आपके लिए मिठाई लेके आए। ऐसे 100 लोग अगर मिठाई लेके पहुंच जाएं तो वो एक ऑकेशन हो जाएगा। तो फिर लड़की को निमंत्रण दिया जा सकता है कि तुम भागी, ऐसे क्यों भागी। पहली बात तो हम लोग ऐसा माहौल तैयार करेंगे कि लड़की बता के भागे, भागने के लिए भी राजी हूं।
और भागने के लिए राजी हो जाते हैं तो कौन भागता है? तो मेरा कहना यह है कि हम एक नए प्रकार के समाज के निर्माण के लिए अग्रसर हों, और अब ये वक्त आया है कि पूरी दुनिया से ऐसे 100 लोगों को इकट्ठा करना इस आयोजन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यदि किसी आदमी के पास 10-20 लाख रुपया है जो वो जरूरत पड़ने पे, इसमें हम शुरुआत में नहीं कह रहे कि आप अभी लाओ 20 लाख लगाओ, एक पहले संगठन, पहले ये सोच की जरूरत जब पड़ेगी 10-20 लाख हम इसमें खर्च भी कर सकते हैं, हम अपने पूरे परिवार को और पूरे आयाम को अच्छा करने के लिए। वरना 10-20 लाख में तो आजकल आप एक फ्लैट भी नहीं ले सकते। तो मैं ये कह रहा हूं कि इतनी छोटी व्यवस्था के साथ कुछ लोग हों तो वो तैयार हों, तो मैं ऐसे 100-200 लोगों को निमंत्रण दे रहा हूं कि आओ हम जीवन की एक नई शैली तैयार करते हैं। इस नई शैली के तहत हम जगत को एक नए आयाम की तरफ ले चलते हैं। फिर ऐसा नहीं है कि ये 100 लोग ही कुछ काम करें, 100 लोग इकट्ठे होते हैं, प्रयोग सफल रहता है और निश्चित ही सफल होगा, तो और लोग इकट्ठे होंगे, फिर उन 100 लोगों का भी एक प्रयोग हो सकता है। फिर ऐसे हर शहर में हो सकते हैं, फिर हर शहर में 100 लोगों के भी 10-10, 20-20 ग्रुप हो सकते हैं, फिर वो सब इंटरकनेक्टेड हों। वो जो ढंग है कि अगर हम राजस्थान में रहते हैं और हम वहां पे ऐसे 10 ग्रुप बना लिए, 100 लोगों 1000 लोगों का ग्रुप हो गया, और राजस्थान में आम नहीं मिलते, आम बहुत महंगे मिलते हैं, तो लखनऊ में रहने वाला ग्रुप सस्ते आम वहां पहुंचा सकता है। ये आपस की इंटरकनेक्टेड हो सकते हैं हम सब। अब नेट है, तमाम तरीके की चीजें हैं। किसी कम्यून के पास अगर किसी जगह पे बहुत सारी कोई चीजें उपलब्ध हैं तो वो एक वेबसाइट के माध्यम से दर्शा सकता है कि हमारे पास ये सामान इकट्ठा है। किसी को जरूरत हो दूसरे कम्यून को तो उसको दिया जा सकता है, उस कम्यून के पास कुछ जरूरत की चीजें हो तो हम ले सकते हैं। ऐसे करके एक बहुत जल्दी एक बहुत विस्तार हो सकता है। आज के समय में टेक्नोलॉजी के युग है, इसका पॉजिटिव इस्तेमाल करके हम इस जगत को बहुत तेजी के साथ हम आनंद से भर सकते हैं। कई बार लोग ये सोचेंगे कि जिस तरीके की हम बातें कर रहे हैं ये सक्सेस नहीं हो सकती। सक्सेस नहीं हो सकती तो आप मुझसे प्रश्न करो कहां कहां पे आपके संदेह, और मैं आपको जवाब दूंगा कि ये हो सकती। लेकिन वो प्रश्न होने चाहिए आपके तब जब आपको लगता हो कि हम इस संगठन में शामिल होना चाहते हैं लेकिन हमारे ये संदेह हैं, तब तो मैं उसके उत्तर दूंगा। नहीं तो आप ये कि ये आरंभ ही ना हो पाए इसके लिए मैं प्रश्न करूं तो मैं आपको इसको उत्तर देना जरूरी नहीं समझता। जो आदमी सहयोगी है उससे मैं समझ भी लेना चाहूंगा, लेकिन जो आदमी सहयोगी नहीं है उसका विरोध भी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। तो इसलिए आज मैं निमंत्रण देता हूं कि ये है मेरा सोच, मेरा विजन जो भविष्य के लिए मैं देखता हूं इस दुनिया में। और इस विजन को पूरा करने के लिए अगर कोई बहुत मल्टीनेशनल कंपनी आगे आना चाहे जो पैसा इन्वेस्ट करे थोड़ा सा, फिर बाद में हम लोगों को इनवाइट करें कि ऐसी एक सोसाइटी बनी है, इस सोसाइटी में रहना चाहें, तो उस कंपनी का भी मैं स्वागत करूंगा। आजकल फिर उन कंपनियों को क्या फायदे होंगे मैं उनसे भी बात कर सकता हूं। मैं यहां पे ऐसा नहीं कह रहा हूं कि किसी को इससे फायदे नहीं होंगे। इससे 3 तरीके के लोगों को फायदे होंगे। निम्न स्तर को उच्च स्तर होने में सहयोग मिलेगा, मध्यवर्गीय जो हैं वो मध्यवर्गीय जो मन में उलझे रहते हैं उनको वहां पे एक जीवन को एंजॉय करने के मौके मिलेंगे, और उच्च स्तरीय जो हमेशा अपना स्तर को बरकरार रखने के लिए ईमानदार लोगों के लिए को तलाश करते रहते हैं, उनको ईमानदार लोग हम दे सकते हैं, ईमानदार सोच दे सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे विचार दबे हुए हैं। आप में से जिन लोग मेरी बात सुन रहे हैं इनमें से बहुतों को लग रहा होगा कि ऐसा विचार तो उनके पास भी, लेकिन वो दबे पड़े, तो निकल के आने की जरूरत है। तो मैं ये चाहता हूं कि आपने जो मेरी बात सुनी इसके लिए अगर आप तैयार हो तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं, कॉल करके अपना सहयोग बता सकते हैं। अपनी अगर आपके प्रश्न हो तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। किसी तरीके का सुझाव भी चलेगा, अगर आपके पास कोई सुझाव है चर्चा करेंगे, हमें बेहतर लगेगा तो उनको भी
इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो चाहे इस दुनिया के किसी भी कोने में कोई इंसान हो, वो इस व्यवस्था का हिस्सा बन सकता है। किसी जात का है, किस पात का है, वो सबका स्वागत है। और जो जात पात मानता हो उनका तो पहले ही स्वागत नहीं है। तो वो अभी बैठे, अभी वो अपने जात पात की पीड़ाएं लें, हम थोड़ा आनंद दिखाएंगे। जिस दिन उन्हें भविष्य में अच्छा लगे तो वो इसमें आ सकते हैं, लेकिन अभी इस प्रयोग को करके दिखाने का वक्त है, जिसके लिए मुझे कम से कम 100 लोगों की जरूरत है। 100 लोग जो अपने जीवन को इस तथाकथित विषादों से बाहर निकाल के आनंद के साथ जीवन जीना चाहते हैं, जो कि बहुत सहज है, मिलके सहज है। अकेले अकेले सब तड़पते रहो, अकेले अकेले कुछ नहीं होता, लेकिन मिलके ये बहुत आसान हो जाता है। तो मैंने अपनी बात कही, इस पे आप लोगों के जो प्रश्न आएंगे उस पर मैं चर्चा करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल इतना है।